ओके। चलिए, शुक्र है पीपीटी अपलोड हो गई है। पता नहीं क्या इशू आ रहा था, पीपीटी अपलोड नहीं हो रही थी। ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? एयरवे मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। एयरवे मैनेजमेंट में हमने ओरल एयरवे के बारे में, और जिसे हम ओरोफिरेंशियल एयरवे कहते हैं, फिर उसके बाद नेसोफिरेंशियल एयरवे के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में पढ़ा, ट्रेकियोस्टमी के बारे में पढ़ा। डीकैंडिलेशन अगर विद इन 7 डेज होती है तो ईटीटी पास करते हैं, और 7 डेज के बाद में क्या होता है? अच्छा, ईटीटी पास नहीं करते देखो उसमें सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन है कि सर आपने कहा था कि डीकैंडिलेशन अगर विद इन फर्स्ट 7 डेज होती है तो आपने ईटीटी पास करना है, और अगर 7 डेज के बाद होती है तो फिर क्या करना है, ठीक है। सो ये कंडीशन है, ठीक है। देखो 7 डेज का जो गैप दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि 7 डेज के अंदर अंदर जो है वहाँ पे कनाल जो है, वो जो एक कैनाल बनता है, जो एक ट्रैक बनता है, वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। वो जल्दी क्लोज नहीं होता, एक ट्रैक बन जाता है, ठीक है। तो ट्रैक बनने में 7 डेज लगते हैं। अब जब हम ट्रैकियोस्टमी कर लेते तो हम क्या करते, एक ट्रैक बना लेते, कट लगा लेते, कट लगा के उन टिश्यूज को डायलेट कर देते, और उनके अंदर जो है वो हम ट्रैकियोस्टमी जो है वो पास कर लेते हैं, ठीक है। अब विद इन 7 डेज अगर आपकी ट्रैकियोस्टमी बाहर निकलती है तो आपने क्या करना है? आपने कोशिश करना है कि ट्रैक बंद होने से पहले पहले जल्दी जल्दी दोबारा डालो। फर्स्ट कंडीशन ये है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ट्रैक बंद होने से पहले पहले जो है वो जल्दी जो है वो वापस जो है वो डाल दो उसी ट्रैक के अंदर। लेकिन अगर आपने टाइम लिया, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी वो ट्रैक जो है वो क्लोज हो जाता है। आपसे ट्रैक जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है, आपसे जो है वो ट्रैकियोस्टमी नहीं हो रही, 1-2 मिनट में अगर आपसे ट्रैकियोस्टमी नहीं हुई, ठीक है, तो फिर कोशिश ये करना है कि आपने ईटीटी पास कर लेना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो आपसे कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्यों पास करनी है ईटीटी? ताकि पेशेंट आपसे कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के बाद मैंने क्या बात की थी? 7 डेज बाद अगर ये ईटीटी जो है ये ट्रैकियोस्टमी जो है ये बाहर निकलती है, तो आप जो है उसका ट्रैक जो है वो थोड़ा सा परमानेंट हो जाता है, ठीक है, वो एक स्ट्रोमा सा बन जाता है, ठीक है। तो फिर आपको चाहिए कि आपके पास जो है वो नई ईटीटी है, नई ट्रैकियोस्टमी जो है उसे टाइम ले लो, उसे टाइम जो है आप पास कर लो। अब ये 7 डेज का टाइम दिए गए ना, कंप्लीटली 7 डेज दिया गया, वो डिपेंड करता है पेशेंट, किसी का 6 डेज भी होगा, किसी का 8 डेज भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 7 दिया गया है ना, इस तरह की चीज़ें जब दी जाती है ना, ये एक एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद दी जाती है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा जाता है, काफ़ी सारा मोस्टली अब इसमें जो है ये जो 7 डेज का टाइम जिसने निकाला है उसने काफ़ी सारे पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की होगी, ठीक है। उसने देखा होगा कि ये ट्रैक जो है ये कब बनता है, ठीक है। तो किसी का 6 डेज में बन रहा होगा, किसी का 8 में बन रहा होगा, किसी का 9 में भी बन रहा होगा, ठीक है। डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन जो एक एवरेज लिया जाता है वो 7 डेज का लिया जाता है, क्योंकि उसमें से मोस्टली पेशेंट्स का जो था वो 7 डेज का हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए ये लोग एक एवरेज ले लेते हैं, बहुत ही रिसर्च के बाद जो है ये चीज़ें बाहर निकलती है, ठीक है। इसीलिए जो है इन्होंने एक 7 डेज का किया, ठीक है। बाकी हम मोस्टली हमने जो है हमने 7 डेज लेना है, ठीक है। बाकी जो पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर या पेशेंट के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ईटीटी अच्छा, ट्रेकोस्टमी वगैरह इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम जो है वो सक्शनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सक्शनिंग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, सक्शनिंग की कौन कौन सी ट्यूब्स यूज हो रही है, ओरल सक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा नेसोट्रेकियल के बारे में पढ़ा था, इंडोट्रेकियल और ट्रैकियोस्टमी सक्शनिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्यूब्स वगैरह इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। अब बुक में एक टेबल दिया गया है, ठीक है। आप लोग अभी फिर कहोगे कि ये चीज़ें जो है ये दोबारा रिपीट हो रही है। वेंटिलेटर में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, वाकई में वेंटिलेटर में जो वो थोड़ा बहुत हमने टच दिया था, ठीक है। इधर मैंने एक अलग पीपीटी बनाई है ताकि कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। इसीलिए जो मैंने प्रॉपर दोबारा एक चीज़ बनाई है, ठीक है। ओके, सो इंडोट्रेकियल या ट्रेकोस्टमी सक्शनिंग का एक टेबल बना हुआ है
बुक के अंदर वही टेबल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, सिंपल वही टेबल जो मैंने कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, ठीक है। सो वो टेबल आज हम पढ़ेंगे, उसमें उस टेबल में क्या है, उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ सक्शन की इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके प्रोसीजर वगैरह के बारे में जो है वो लिखा गया है, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सो एंडोट्रेकियल एंड ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग, इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए ये हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। कि आपके पास एक स्टेराइल सक्शन कैथेटर होना चाहिए जो कि एप्रोप्रिएट साइज का हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। स्टेराइल नॉर्मल सलाइन होना चाहिए अगर इंडिकेटेड है तो, और इसके अलावा जो आपके पास एक स्टेराइल डिस्पोजल कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। सो टेक्निक क्या है, टेक्निक सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर फॉर द प्रोसीजर, आपने प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर होने किस तरह होते हैं प्रिपेयर, आपने क्या करना है, आपने जो मेडिकेशन है वो लगानी है, ये हमने पढ़ा नहीं था। ये हमने पढ़ा नहीं था सेक्शन, आई थिंक पढ़ा था ये टेक्निक्स। चलिए एक दफा देख लेते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने जो प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। आपने जितनी भी मेडिकेशन है आपने वो एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। आपने अपनी सारी इक्विपमेंट जो है वो अपने पास रख लेनी है। पेशेंट को आपने प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने बेड जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। सक्शन प्रेशर जो है वो आपने सेट करना है, हैंड जो है वो वॉश करनी है, ठीक है। आपने इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करके ओपन करके सारी सप्लाईज वगैरह अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। और ग्लव्स जो है वो पहन लेने हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, एक दफ़ा डिस्कस किया था। चलो एक दफ़ा आप रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, डीप नहीं पढ़ते, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, 100% ऑक्सीजन देना है, ठीक है। या FiO2 जो उसका 100% करना है एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाए आपने दोबारा से अपनी प्रीवियस सेटिंग की तरफ जो है वो आना है, ठीक है। और आपने इन लाइन सक्शन कैथेटर जो है वो यूज़ करना है ताकि पेशेंट जो है, पेशेंट का पीप जो है वो लॉस ना हो, पीछे पेशेंट जो है वो डिसेज में ना चला जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इन लाइन कैथेटर जो है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने फिर क्विकली बट जेंटली जो है वो कैथेटर इंसर्ट करना है जहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट्स के लिए जो है वो आपने लिमिट करना है अपने कैथेटर के इंसर्शन को, आपने सिर्फ वहाँ तक जाना है, ठीक है, जहाँ तक ट्रेकियोस्टोमी डिवाइस जो है वो एंड हो रही है, ठीक है। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने कैथेटर को 1 to 2 सेंटीमीटर विथड्रॉ करना है, ठीक है। और इंटरमिटेंटली आपने सक्शन जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। और सक्शन हम तब भी अप्लाई करते हैं जब हम कैथेटर जो है वो बाहर निकालते वक्त रोटेटरी मूवमेंट में जब हम कैथेटर बाहर निकालते हैं ना, तब आपने जो है वो सक्शन अप्लाई करना है। आपका सक्शन प्रेशर जो है वो 80 to 120 mmHg का होना चाहिए, ठीक है। सो ईच सक्शन अटेम्प्ट शुड नॉट एक्सीड 10 to 15 सेकंड्स, ठीक है। आपका ईच सक्शन अटेम्प्ट जो है वो 10 to 15 सेकंड से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 to 5 सेकंड जो है वो ट्रेकियोस्टोमी के लिए और 10 to 15 सेकंड जो है वो पीटीटी के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को मैं बार-बार बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग मल्टीपल टाइम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोग मल्टीपल टाइम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक अटेम्प्ट में जो है वो आपने इस टाइमिंग से एक्सीड नहीं करना। अगर आप इस टाइम से एक्सीड करते हो तो प्रोलॉन्ग, अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो उस पेशेंट जो है आपका हाइपोक्सीमिया में जा सकता है, पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है पेशेंट को, और पेशेंट को हत्ता कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पेशेंट, आवाज नहीं आ रही, जो है वो अपना
सो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सॉरी, वो एक क्लासमेट आया था, उससे थोड़ी सी बात करनी थी, ठीक है। सो ओके, मॉनिटर द पेशेंट हार्ट रेट एंड रिदम इन पल्स ऑक्सीमेट्री ड्यूरिंग। अच्छा, आपने क्या करना है, अपने पेशेंट के हार्ट रेट को देखना है, अपने पेशेंट के रिदम को देखना है, अपने पेशेंट की पल्स ऑक्सीमेट्री को देखना है, ठीक है। अपने पेशेंट के वाइटल्स को साथ साथ देखना है। अगर पेशेंट के वाइटल्स या पेशेंट का सैचुरेशन लेवल जो है वो डाउन आ रहा है, तो आपने प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर रहा सक्शनिंग प्रोसीजर को, ठीक है। और इससे जो है वो डिसरिथमियाज हो सकती हैं, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट का जो सैच लेवल है, सैचुरेशन लेवल है, वो डाउन आ सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इक्विपमेंट्स रिमूव कर देनी है, ठीक है। ओरल हाइजीन देना है पेशेंट को। सक्शन ट्यूब को आपने स्टेराइल सलाइन से, सक्शन ट्यूब को आपने सलाइन से जो वो रिंस करके फ्लश कर देना है, ठीक है, सिक्वेशंस को सक्शन कैथेटर कंटेनर के अंदर। और आपने प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आपने हैंड वॉश कर देनी है और डॉक्यूमेंट कर देना है। सो ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, ठीक है, सक्शन के बारे में, लेकिन मुझे ये था कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैंने ये ऐड कर लिया। मुझे लग रहा है कि मैंने 2 दफ़ा अभी इसमें ऐड किया है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है नहीं, 2 दफ़ा तो नहीं है। ये असल में हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था, वेंटिलेटर में। सो उधर भी था और इधर भी है, सेम है, ठीक है। मुझे लगा इसमें मैंने डबल ऐड किया, इसमें डबल ऐड नहीं है, ठीक है। सो अच्छा, अब हम वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम बार बार पढ़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं एमआरवी, मैनुअल रिससिटेशन बैग, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। सो मैनुअल रिससिटेशन बैग, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है। वो चीज़ें हमारी जो उस पीपीटी में जो वेंटिलेशन वाली पीपीटी थी उसमें मिसिंग है, ठीक है। वो उसमें हमने डायरेक्ट स्टार्ट लिया है मैकेनिकल वेंटिलेटर से, ठीक है। सो मैंने इसमें ऐड किया मैनुअल वेंटिलेशन। सो मैनुअल वेंटिलेशन क्या है? मैनुअल वेंटिलेशन ये जो आप हाथों से देते हो, जो आप इसमें भी एक मशीन यूज़ कर रहे हो, एक सिंपल मशीन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप मैनुअली उसको ऑपरेट करते हो, ठीक है। मैनुअल वेंटिलेशन का मतलब है इसमें आप एक सिंपल मशीन यूज़ कर तो रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप मैनुअली उस मशीन को ऑपरेट करते हो, ठीक है। वो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर वो एक क्या है, वो एक एडवांस मशीनरी है जिसको आप ऑपरेट नहीं करते, जो कि एक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है, ठीक है। आप सिर्फ सेटिंग देते हो और बाकी काम जो है वो खुद ही कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। सो इसके लिए जो हम मैनुअल वेंटिलेशन के लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है MRB, जिसको हम मैनुअल रिससिटेशन बैग या एम्बो बैग या बैग वेल मास्क डिवाइस कहते हैं, ठीक है। एम्बो बैग भी कहते हैं, मैनुअल रिससिटेशन बैग भी कहते हैं, ठीक है। बैग वेल मास्क डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मस्ट है, ठीक है, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने इस तरह देखा है कि कभी कभार जो है वो जल्दी जल्दी में मैनुअल रिससिटेशन बैग, जिसको हम एम्बो बैग कहते हैं, एम्बो बैग पकड़ लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं, उधर से जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच ही नहीं होता, फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका एम्बो बैग जो है वो ऑक्सीजन सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है।
और टिपिकली हम इन्हें इमरजेंसीज के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। या अगर अनइंटेंशनल इंट्यूबेशन हो गया, किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ठीक है, तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो हम एमआरबी बैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इन सिचुएशन सच एज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि जब हम सीपीआर देते हैं ना पेशेंट को, जब हम पेशेंट को कंप्रेशंस देते हैं तो कंप्रेशंस के साथ साथ कुछ रिस्क्यू ब्रेथ्स भी देने होते हैं, ठीक है। उन रिस्क्यू ब्रेथ्स देने के लिए जो है वो हम एम्बोबैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो 74% से लेके 100% तक ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो ये एमआरबी बैग जो है ये विद रिजर्वायर हम क्यों कहते हैं, विद रिजर्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जब इसको एक दफ़ा कर लेते हैं ना, हम इसमें थोड़ा सा वो रिजर्वायर थोड़ा सा जो है वो एक रिजर्वायर गैस या एक रिजर्वायर वॉल्यूम जो है वो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेट कैसे करना है इस चीज़ को, ऑपरेट कैसे करना है, द फोर्स ऑफ स्क्वीजिंग द बैग डिटरमाइन द टाइटल वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द पेशेंट। अब ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एम्बो बैग है, ठीक है। ये एम्बो बैग है, इधर जो है वो इसका मास्क लगा होता है, ठीक है। इधर जो है वो किसी की इधर जो है वो कनेक्ट होती है, किसी की इधर कनेक्ट होती है, लेकिन इधर इनकी ऑक्सीजन कनेक्टिविटी होती है। अब इस बैग को आपने जिस फोर्स के साथ स्क्वीज करना है ना, दोनों साइडों से जिस फोर्स के साथ आपने इसे स्क्वीज करना है इस तरह, वो जो स्क्वीजिंग फोर्स है ना वो डिटरमाइन करता है किस चीज को, टाइडल वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ स्क्वीजिंग द बैग डिटरमाइन द टाइडल वॉल्यूम डिलीवर टू द पेशेंट। आपने जितनी जोर से इसे दबाना है, जितनी जोर से इसे स्क्वीज करना है, उससे पता चलता है कि आप कितना टाइडल वॉल्यूम जो है वो पेशेंट को दे रहे हो, ठीक है। The next one, the number of hands squeeze per minute determine the assisted respiratory rate। और जितनी दफ़ा जो है वो आप इसे स्क्वीज करते हो, जितनी टाइम जो है वो आप इसे स्क्वीज करते हो, ठीक है, वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि आप इस पेशेंट को कितना रेस्पिरेटरी रेट दे रहे हो, ठीक है। द फोर्स इन रेट दैट द बैग इज स्क्वीज डिटरमिन द पीक फ्लो, ठीक है। और ये जो फोर्स है और ये जो रेट है, रेट और फोर्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो आप दे रहे हो इस पेशेंट को, वो शो कर रहा है कि इस एम्बो बैग के जरिए आप कितना पीक फ्लो दे रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो जो है वो आपका कितना है। इस चीज़ की समझ आ गई, इस चीज़ की समझ आ गई। अगर नहीं आई किसी को समझ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा सुन लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल जो है वो एम्बो बैग है, ठीक है। मैं आप इसे सही तरह ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल ये आपका एम्बो बैग है। ये तो ग्रेनेड टाइप बन गया, लेकिन चलो इसको हम एम्बो बैग ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एम्बो बैग को आपने जितनी फोर्स के साथ स्क्वीज करना है ना, वो क्या है, वो हमें शो करता है कि इस पेशेंट को कितना टाइडल वॉल्यूम जो है वो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी दफ़ा, द नंबर ऑफ हैंड स्क्वीज पर मिनट में जितनी दफ़ा आप इसे स्क्वीज करते हो, ठीक है, उससे पता चलता है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ठीक है। और इस रेट, जिस रेट से जा रही है और जिस फोर्स से जा रही है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि पीक फ्लो जो है वो कितना है। एक चीज़ और है जो कि कॉमन मिस्टेक है, लोग जो है वो मोस्टली करते हैं, ठीक है, शायद हमने भी की होगी जब हमें पता नहीं था, ठीक है। मोस्टली लोग करते हैं, एम्बो बैग हाथ में पकड़ते हैं, बार बार स्क्वीज करना, नहीं, ये गलत है। आपने एक दफ़ा स्क्वीज किया फिर छोड़ दिया आराम से, ठीक है, स्क्वीज किया फिर आराम से छोड़ दिया, ताकि पेशेंट को जो आपने एयर दिया है, जो आपने एयर पेशेंट के लंग्स के अंदर इंस्पायर्ड किया है, ठीक है, पर आपने जो एयर पेशेंट के अंदर पुश किया है, पेशेंट को इतना टाइम मिल जाए कि वो पेशेंट उस एयर को एक्सपायर कर सके, ठीक है। हमें पता है ना कि एक्सपिरेशन जो है वो क्या है, हमें ये पता है कि एक्सपायरेशन जो है वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हमें ये पता है कि एक्सपायरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। सो आपने क्या करना है, एक दफ़ा जो है वो आपने इंस्पायर किया पेशेंट को एयर, ठीक है, फिर आपने आराम से उसे छोड़ देना है, ठीक है। इतना टाइम देना है, बिल्कुल एक्सपिरेशन का टाइम देना है आपने पेशेंट को,
ताकि पेशेंट एयर को जो है वो बाहर निकाले। अगर आप एक्सपायरेशन का टाइम नहीं देते तो क्या होगा, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था, क्या जनरेट होगा। चलो शाबाश। अगर आप एक्सपायरेशन का टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, एक्सपायरेशन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, अगर एक्सपायरेशन का टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाए तो पेशेंट को क्या डेवलप हो सकता है? एनीवन? अगर एक्सपायरेशन का टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या डेवलप हो सकता है? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। एनीवन? किसी को नहीं पता या इतना टाइम लग रहा है टाइप करने में? एसिडोसिस, ठीक है, ठीक है, एसिडोसिस डेवलप होता है। और एयर एम्बोलिज्म कैसे, एयर एम्बोलिज्म कैसे डेवलप होगा? इसके अलावा इसके अलावा अच्छा, जिसने एसिडोसिस का कहा ना, एसिडोसिस के साथ साथ क्या डेवलप होगा? एसिडोसिस सिर्फ डेवलप नहीं होता, एसिडोसिस किसी चीज़ की वजह से डेवलप होता है। वो चीज़ क्या है, कोई बता दो। और जिसने एयर एम्बोलिज्म कहा वो भी बता दे, एक्सप्लेन कर दे कि कैसे। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा? ठीक है, हाइपर केपनिया, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। हाइपर केपनिया विद एसिडोसिस, हाइपर केपनिया डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से एसिडोसिस होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई? कितना टाइम तो नहीं लग रहा है प्लीज टाइप करने में, बोलो। जिसका जो माइंड में आ रहा है बताओ। ठीक है, जगह एक्सपायर नहीं होगा तो हम स्क्वीज करेंगे तो वो अक्मुलेट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एयर अक्मुलेट होने को हम एयर एम्बोलिज्म नहीं कह सकते, ठीक है, एयर अक्मुलेट होने को हम एयर एम्बोलिज्म नहीं कह सकते। एयर एम्बोलिज्म का ना एक कॉन्सेप्ट है, एयर एम्बोलिज्म का ये मतलब नहीं है कि एयर जो है वो अब जिस जहाँ पे अब अक्मुलेट हो रहा है ना, तो लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर एयर अगर अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चला जाए फिर हम एयर एम्बोलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। अब लंग्स के अंदर हो, ठीक है, मतलब इंस्पिरेटरी पाथवे में हो, ठीक है, क्योंकि हम जब स्क्वीज कर रहे हैं वो इंस्पिरेटरी पाथवे में जा रहे हैं ना, वो जाएगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से फिर वो लंग्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मतलब अल्वियोलाई वगैरह में, ठीक है। तो इधर अगर एयर अकोमोडेट हो जाए तो उसे हम एयर एम्बोलिज्म नहीं कह सकते, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म ये है कि अगर ब्लड के अंदर चला जाए तो वो एयर एम्बोलिज्म है, ठीक है। हम इसको एयर एम्बोलिज्म नहीं कह सकते। नीमोथोरिक्स एक बच्ची कह रही है, नीमोथोरिक्स तो हेयर डेवलप नहीं होता इससे। नीमोथोरिक्स का मतलब ये नहीं है, नीमोथोरिक्स का मतलब है थोड़ी सी कैविटी के अंदर एयर का आ जाना, ठीक है। ये तो लंग्स के अंदर जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो पीप डेवलप होता है, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। पीप डेवलप होता है, मैंने बताया था ना कि पीप क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। सो ऑटो पीप डेवलप होगा, ऑटो पीप का मैंने बताया था कि ऑटो पीप जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो एक तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपर केपनिया होगा, हाइपर केपनिया होगा तो हाइपर केपनिया विद एसिडोसिस होगा, ठीक है। सॉरी सर, इंटरनेट इशू है इसलिए आवाज़ कट रही है, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो पीप डेवलप होगा, पीप के साथ साथ जो है वो हाइपरकेपनिया होगा, हाइपरकेपनिया के साथ जो है वो एसिडोसिस होगा। जितना पीप डेवलप होगा उतना जो है वो रिजिडुअल वॉल्यूम उधर बढ़ेगा, ठीक है। रिजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब है हाइपरकेपनिया है, हाइपरकेपनिया के साथ साथ एसिडोसिस,
ठीक है, तो ये चीजें डेवलप हो सकती है। ठीक है, ओके। सो आपने क्या करना है, आपने उसे टाइम देना है ताकि वो टाइमली जो है वो आराम आराम से अपना एयर जो है वो एक्सपायर कर ले। ठीक है, समझ आ गई आप? ओके, नेक्स्ट आपने किन चीजों को देखना है, द ब्रेथ्स डिलीवर टू कॉन्शियस पेशेंट मस्ट बी टाइम टू कोइंसाइड विद spontaneous inspiratory effort or the discomfort of dysynchronous breathing will create anxiety and resistance to meditation। ठीक है, जो आपने ब्रेथ्स जो है वो डिलीवर करने हैं, जो ब्रेथ्स आपने डिलीवर करने हैं कॉन्शियस पेशेंट को, वो उसकी स्पॉन्टेनियस जो इंस्पिरेटरी एफर्ट है ना, जो वो खुद सांस ले रहे हैं, उसके खुद सांस लेने के साथ जो है, या उसकी जो ब्रीदिंग अपनी टाइमिंग इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी टाइमिंग जो है उसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए, उसके साथ जो है वो चीज़ें मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो वो खुद ब्रीदिंग ले रहा है ना, उन चीज़ों के साथ जो है वो मैचिंग होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, उधर जो है वो पेशेंट एक टाइम पे इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, और आप जो है वो एक्सपायर करने का सोच रहे हो, ठीक है, उधर जो है वो एक्सपायरेशन का टाइम दे रहे हो, वो पेशेंट जो है वो एक्सपायर कर रहे हो और आप इधर से इंस्पायर कर रहे हो, पुश कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो है वो डिससिंक्रोनी आएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप वो एक्सपायर कर रहा है, आप इंस्पायर कर रहे हो, वो इंस्पायर कर रहे हैं, आप एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, तो एक जो है उस जो डिससिंक्रोनी आएगी, उससे जो है वो पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट में जाएगा, पेशेंट जो है वो एंजाइटी में जाएगा। ठीक है, और पेशेंट जो है वो वेंटिलेशन को रेजिस्टेंट जो है वो शो करेगा। ठीक है, सो it is also important to allow time for complete exhalation between breaths to prevent air trapping in the lungs which can cause hypotension and lung injury। ठीक है, और अगर मैंने आप जिस तरह आप लोगों को बताया कि अगर आप कंप्लीट एक्सलेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे तो वहाँ पे एयर ट्रैप हो सकता है, एयर ट्रैप होगा तो पीप बनेगा, एयर तो पीप बनेगा तो साथ रिजर्वोयर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रिजर्वोयर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो साथ में हाइपर केपनिया होगा, हाइपर केपनिया होगा तो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होगा तो पेशेंट जो है वो एक तो लंग इंजरी होगी, ठीक है, और पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। ठीक है, सो while using manual resuscitation bag, the nurse carefully observed the patient chest raised to ensure proper ventilation। और जब आप इधर से वेंटिलेट कर रहे हो ना, जब आप इधर से स्क्वीज कर रहे हो, साथ साथ आपने पेशेंट के चेस्ट को देखना है कि आया उसका चेस्ट जो है वो रेज और डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो वन रेज वन डाउन जो है वो आपका वन रेस्पिरेशन है। ठीक है, वन रेज वन डाउन आपका वन रेस्पिरेशन है। ठीक है, सो आपने जब भी मैनुअल रिसर्टेशन बैग यूज करना है, आपने केयरफुली पेशेंट के चेस्ट को ऑब्जर्व करना है कि आया पेशेंट के चेस्ट रेज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, so in addition the nurse monitor for the development of abdominal distension which is indication for esophageal intubation। आपने साथ साथ क्या करना है, आपने साथ साथ देखना है कि आया चेस्ट के बजाय पेशेंट का एब्डोमेन तो रेज नहीं हो रहा। अगर चेस्ट के बजाय पेशेंट का बेली, पेशेंट का एब्डोमिनल कैविटी जो है वो अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो इंट्यूबेशन की है, आपकी इंट्यूबेशन गलत जगह पे है, आपका ट्यूब जो है वो एसोफेगस के अंदर है। ठीक है, इसे क्या पता चलेगा कि आपका ट्यूब जो है वो एसोफेगस के अंदर है। And if a patient become progressively more difficult to ventilate using an MRV, condition associated with decreased lung compliance। ठीक है, और अगर आप पेशेंट को जो है वो आपकी ट्यूबिंग भी सही है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो आप बार बार पेशेंट को जो है वो MRV बैग के थ्रू जो है वो वेंटिलेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है वो अगर आप बार बार जो है वो उसे यूज कर रहे हो तो उनका लंग कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसकी सिक्रेशंस कम हो जाएंगे, उसके नीमोथोरिक्स हो जाएगा। ठीक है, वर्सेनिंग ब्रोंकोस्पेज्म हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आपने कंसीडर करनी है, आपने देखनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जितनी चीज़ों के जो है वो फायदे होते हैं, फायदों के साथ साथ हर चीज़ के जो है वो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हम अगर पेशेंट को वेंटिलेशन दे रहे हैं, हम पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के ऊपर डाल रहे हैं, चाहे वो मैनुअल वेंटिलेशन हो, चाहे जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन हो। ठीक है, दोनों वेंटिलेशन के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि वो खुद नहीं ले रहा, हम एक बाहर से एक एडिशनल चीज़ जो है वो लगा के जो है उन्हें वो चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ साथ जो है वो क्या होगा, इन चीज़ों के साथ साथ जो है वो
पेशेंट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, ठीक है, पेशेंट के अंदर सिक्रीशंस का ज़्यादा होना, इसके अलावा नीमोथोरेक्स के चांस हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वो ब्रोंकोस वर्सनिंग ब्रोंकोस्पेज़म के चांस हो सकते हैं, क्योंकि वो वेंटिलेटर या जो हमने मशीन बाहर से लगाई है उसके ज़ोर पे हम क्या कर रहे हैं, अल्वेओलाई को या ब्रोंकस को जो है वो ओपन क्लोज जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। सो हमारा वेंटिलेशन, एयरवे मैनेजमेंट और एयरवे मैनेजमेंट और वेंटिलेशन, ये टॉपिक जो है अभी क्लोज्ड हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसमें ये चीज़ है बस कि स्टार्ट से हमने क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम एयरवेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद हम वेंटिलेशन की तरफ आए। वेंटिलेशन में हमने मैनुअल वेंटिलेशन पढ़ा, मैनुअल वेंटिलेशन के बाद जो है वो फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पढ़ा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह आती है, ठीक है, और जिसका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वेंटिलेटर में, किसी का कोई क्वेश्चन हो एयरवेज में, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन में कोई क्वेश्चन हो, मैनुअल वेंटिलेशन में कोई क्वेश्चन हो, वो पूछ लो। हमारा ये टॉपिक जो है ये आज कंप्लीट हो गया, कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम कोई और सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपलोड करके ग्रुप में भी बता दूंगा, अभी अपलोड नहीं किया मैंने। किसी का कोई भी क्वेश्चन वो तो पूछ लो। आप क्वेश्चन, जिसका जो क्वेश्चन हो वो ड्रॉप कर लो, तब तक आप लोग क्या अटेंडेंस लगा लो।
हाँ जी सर, मैं पूछो। जी जी पूछो, मैं आप लोग का अटेंडेंस मार्क कर लो, साथ साथ जिसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग ड्रॉप कर लो, मैं आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी लग गई, आप लोगों का अटेंडेंस लग गई है। दिन में दिन आप लोगों की स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो पूछो। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो इस टॉपिक में। एयरवेज में, मैकेनिकल वेंटिलेशन में, मैनुअल वेंटिलेशन में, किसी एक में भी। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गया? पीप का जो बताया था रिपीट करो। ओके ठीक है। पीप का मैंने ये बताया, पॉजिटिव इन एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीप क्या है। पीप ए पॉजिटिव इन एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर है जो कि इन एक्सपिरेशन पे लंग्स की अंदर रहता है। वो पॉजिटिव प्रेशर जो कि लंग्स, जो कि एंड एक्सपिरेशन पे लंग्स के अंदर रहता है, ठीक है। एक्सपिरेशन एंड हो गया, एक्सपिरेशन एंड हो गया, एंड के ऊपर जो एक्सपिरेशन एंडिंग टाइम है उसी पॉइंट पे लंग्स के अंदर जो प्रेशर मेंटेन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव प्रेशर जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। वो पॉजिटिव प्रेशर जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम को उधर रखता है और उसकी वजह से लंग्स और अल्वियोलाई जो है वो हमारी कोलैप्स नहीं होती, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे पीप बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्सपिरेशन का टाइम नहीं मिलेगा तो ये पीप जो है ये इंक्रीज होगा, ऑटो पीप भी बनेगा, ठीक है। ये पीप जो है वो इंक्रीज होगा। एक तो एक नॉर्मल पीप आपने सेट किया, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप एक्सपिरेशन के लिए टाइम नहीं दे रहे तो ऑटो पीप बनेगा, ठीक है। पीप जो है वो इंक्रीज होगा, जितना पीप इंक्रीज होगा, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, इतना जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जितना रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह, इसका मतलब क्या है कि अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्युमुलेशन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हाइपर कैप्निया में पेशेंट जा रहा है, ठीक है। अब जितना हाइपर कैप्निया होगा उसके साथ साथ जो है वो एसिडोसिस होगा, ठीक है। और जितना एसिडोसिस होगा तो लंग्स के अंदर जो है वो इंजरी होगी, ठीक है। समझ आ गई आपको? 15 को इंशाल्लाह 15 को कॉलेज ओपन हो जाएंगे। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन कोई पता नहीं, फिर से जो है वो चेंज हो जाए, उनका डिसीजन चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी तो कह रही है कि 15 को जो है वो ओपन हो जाएंगे। अल्लाह करे हो जाए ओपन 15 को, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ओके
ठीक है, चलिए अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सुलेमान, ऐसा ही है, हम भी यही चाहते हैं कि ओपन हो जाए। बस बहुत हो गया।